नमस्कार, मैं हूं नगमा। आज बात इजरायल और गाजा के बीच चल रहे सीज फायर डील की। इजरायल और गाजा के बीच जारी युद्ध को लगभग 1 साल होने वाला है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, जिसके बाद ताज़ा युद्ध की शुरुआत हुई थी। सीज फायर और बंधकों की रिहाई पर कोई समझौता नहीं हो पाया है। इजरायल ने गाजा के रफा इलाके से 6 बंधकों के शव बरामद किए। इजरायली सैनिकों को ये शव एक सुरंग से मिले हैं, जहां पर हत्या के कुछ देर बाद ही वो पहुंचे थे। उसके बाद से इजरायल के अलग अलग शहरों में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोप है कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए सीज फायर नहीं कर रहे। नाराज प्रदर्शनकारियों का ये भी मानना है कि नेतन्याहू सरकार सिर्फ गाजा मिस्र सीमा पर फिलाडेल्फी गलियारे पर नियंत्रण बनाए रखने पर जोर दे रही है, बंधकों की रिहाई के लिए कोई ज़रूरी कदम नहीं उठा रही है। इजिप्ट की राजधानी काहिरा में 4 दिनों तक सीज फायर पर चली बातचीत बेनतीजा रही है। हमास का भी ये आरोप है कि बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में शांति समझौते में अड़ंगा लगा रहे हैं। नेतन्याहू ने हमास पर आरोप लगाए हैं कि हमास बातचीत के दौरान किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है, और हमास का आरोप है कि नेतन्याहू शांति समझौता करना ही नहीं चाहते। हालांकि इजिप्ट, कतर और अमेरिका जो इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं, उनका कहना है कि इजरायल और हमास के बीच बातचीत जारी है और सकारात्मक भी है। अमेरिका के मुताबिक 18 पन्नों के समझौते के दस्तावेज में 90% मामलों पर सहमति है, लेकिन कुछ अहम मुद्दों पर असहमति है, और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है इजरायल की मांग फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर पूरे कंट्रोल की। तो आइए सबसे पहले अब ये जान लें कि क्या है ये फिलाडेल्फी गलियारा, ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर जिस पर बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से कब्जा चाहते हैं। तो ये गाजा इजिप्ट की सीमा से लगा हुआ ज़मीन का एक हिस्सा है जो 13 से 14 किलोमीटर लंबा है। नेतन्याहू ज़मीन के इस हिस्से पर पूरा कब्जा मांग रहे हैं। नेतन्याहू की मांग है कि सीमा पार से आ रहे आतंकियों और हथियारों की जांच पड़ताल के लिए इस फिलाडेल्फी गलियारे पर इजरायल का पूरा कब्जा ज़रूरी है। इजरायल के मुताबिक नियंत्रण इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इस क्षेत्र में बन रहे टनल्स पर भी नज़र रखी जा सके। इसके साथ साथ नेटजरिम कॉरिडोर भी है, जिस पर इजरायली चेक पॉइंट बनाने का मुद्दा भी इस सीज फायर डील में एक अड़ंगा है। तो इजरायल की ये मांग इजिप्ट और हमास ने पहले ही पूरी तरह से नकार दी है। तो जब इजिप्ट और हमास ने ही इस डील को या इस मांग को नकारा है, तो बड़ा सवाल ये है कि क्या इजरायल इस मांग में किसी तरह की रियायत के लिए तैयार होगा, यानी कि क्या फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर किसी तरह की बातचीत की गुंजाइश है। तो सीज फायर की बात जो है वो फिलहाल फिलाडेल्फी कॉरिडोर और नेटजरिम कॉरिडोर के मुद्दे पर अटकी हुई है। तो अब ये सवाल है कि कैसे हल होगा ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर का मुद्दा, और इस मामले में गेंद फिर नेतन्याहू के पाले में है। नेतन्याहू पर गाजा में सीज फायर डील के ना होने देने का आरोप है। हमास का कहना है कि वो अमेरिका के जो पहले प्रस्ताव यानी जो ओरिजिनल प्रस्ताव है उसे मानने को तैयार है, लेकिन इस प्रस्ताव में नेतन्याहू ने जो अपनी मांगें डाली हैं उस पर वो तैयार नहीं, जिसमें फिलाडेल्फी कॉरिडोर और नेटजरिम कॉरिडोर पे कब्जे की मांग है। इन्हीं 2 वजहों से बातचीत बेनतीजा रही है। इस बीच तुर्की के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका लोगों को ये कहकर गुमराह कर रहा है कि गाजा सीज फायर की बातचीत आगे बढ़ रही है। हालांकि अमेरिका में आने वाले चुनावों में गाजा और इजरायल युद्ध एक बड़ा मुद्दा है और अमेरिका इस युद्ध का हल चाहता है, लेकिन ये भी सच है कि अमेरिका इजरायल पर वो दबाव बनाने में अभी नाकाम है। तो सवाल ये है कि क्या इस सीज फायर डील का भविष्य होगा? क्या नेतन्याहू अपनी मांगों से पीछे हटेंगे और इसमें क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? क्यों ये गलियारा इतना अहम है इजरायल के लिए? कहाँ फंसा है युद्ध विराम? तो हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा और साथ ही मुश्ताक हुसैन साहब जो बिट्स लॉ कॉलेज मुंबई से हैं। ये सबसे पहले मुश्ताक हुसैन साहब, ये जो मामला सीज फायर का है वो कहाँ फंसा हुआ है? ये जो गलियारे की बात हो रही है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर और नेटजरिम पर चेक पॉइंट्स,
उस पे इजराइल की इतनी दिलचस्पी क्यों है और क्या वो इजराइल के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि नेतन्याहू उसके ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल चाहते हैं? जी नगमा जी, देखिए, ये जो दो कॉरिडोर पे कंट्रोल की बात कर रही है नेतन्याहू सरकार, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो चाहते हैं, उसका जो उनका पर्पस है वो मिलिट्री पर्पस है। नेतन्याहू सरकार एक तरह से इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला किया है हमास ने, उसकी प्लानिंग और उस हमले को कैरी आउट करने के लिए जितने भी हथियार हैं, वो गाजा और मिस्र के बॉर्डर के थ्रू ही गाजा में पहुंचे हैं। और ज्यादातर हथियार इस बॉर्डर के नीचे जो सुरंग है उन सुरंगों से पहुंचे हैं। इसराइल के पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है टनल्स को खून निकालने की, लेकिन वो एक फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी नहीं है। ये ना कहते हुए नेतन्याहू सरकार इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है कि अगर फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे उनकी आर्मी का कंट्रोल रहेगा, तो उनके पास बहुत एक अच्छा तरीका होगा ये सुनिश्चित करने का कि मिस्र से हमास के लिए गाजा के अंदर किसी भी तरह का के हथियार ना जाए, और जो भी वस्तुएं वहां जाएंगी उसके ऊपर कड़ा कंट्रोल रखा जाएगा, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम सीमेंट भी है। इजरायली सरकार कई सालों से, दशकों से ये इल्जाम लगाती आई है हमास के ऊपर कि वो गरीबों के लिए घर बनाने के नाम पे सीमेंट मंगाते हैं, कंक्रीट को, लेकिन यूज करते हैं बॉर्डर के नीचे, जमीन के नीचे टनल बनाने के लिए। तो इन सारी चीजों पे कंट्रोल करने के लिए नेतन्याहू सरकार का दावा है कि उन्हें फिलाडेल्फी कॉरिडोर के लिए क्या कंट्रोल चाहिए, जिसको वो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ। उनका ये कहना है कि अगर इस कॉरिडोर पे इजराइल की मिलिट्री का कंट्रोल रहता है, तभी वो सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में हमास फिर से कोई सरप्राइज अटैक या फिर से कोई मेजर अटैक ना कर पाए जी, इजराइल तो को। ये जो कंट्रोल वो मांग रहे हैं इसका मिलिट्री पर्पस है जैसा आपने समझाया, और चाहते हैं कि इजरायली सेना पूरी तरह से इस पर काबिज रहे ताकि वहाँ से क्या आ जा रहा है उसको वो कंट्रोल कर सके। पर ये हमास के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है और कितना ज़रूरी है कमर आगा साहब, अगर ये इस पर इजरायली फोर्सेस का पूरी तरह से कंट्रोल होगा, ये जो एक ज़मीन का टुकड़ा है, तो वो ज़मीन का टुकड़ा कितना अहम उनके लिए है, उनको क्या नुकसान होता है अगर इजराइल का इस पर पूरा कंट्रोल हो जाता है तो? देखिए नरमा, कई चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये पॉइंट था ही नहीं कभी फिलाडेल्फी का कॉरिडोर या उसके बाद निज़रिम क्रॉसिंग जो है इसके ऊपर, ये बाद में ऐड किया गया है उसके ऊपर। और हमास का ये कहना है कि ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि नेतन्याहू साहब चाहते नहीं है कि कोई सीज फायर, परमानेंट सीज फायर या कोई एक लंबा सीज फायर वहाँ पे हो। और दूसरी बात ये भी है कि जो निज़रिम कॉरिडोर है, अगर वहाँ पे ही आएंगे तो बिल्कुल बीच में इजरायली प्रेजेंस रहेगी। गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप के बीच में उनकी प्रेजेंस होगी और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे ही हो जाएगा जैसे वेस्ट बैंक में है, काफी रोड ब्लॉक्स और ये सारी सब चीजें वहां पे लगेंगी। गाजा का जहां तक सवाल है, ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर, वहां से सामान तो इनका बहुत जगहों से जाता होगा। ये टनल बहुत लंबी है, काफी बड़ा एरिया है जिससे वो टनल से सामान जाता है। और फिर ये भी बात सही है कि इजिप्ट को ये एक्सेप्ट मंजूर नहीं होगा कि ये वहां पे आए। ये बफर जोन है इजिप्ट और गाजा के बीच में, तो इजिप्ट को भी मंजूर नहीं होगा। और फिर इजराइल की जनता भी ये कह रही है कि ये बातचीत होनी चाहिए, मसलों का हल होना चाहिए, हॉस्टेज जल्दी आने चाहिए। उसके बाद एक नया भी मसला खड़ा हो गया है, वो ये हो गया है कि इन्हीं ने तुलकरम, जनीन और दूसरे कुछ शहरों में, गाजा में, वेस्ट बैंक के अंदर जो इन्हीं ने नए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, वो भी एक बड़ा पॉइंट अब बन गया है कि ये वार तो वहां से फैल के अब वेस्ट बैंक में भी चली गई है, वहां तक चली गई है। तो ये एक और नया एडिशनल पॉइंट आ गया है उसके बीच में। वहां पे उसके चलते हुए जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसको बड़ी नाराजगी नजर आ रही है, इसलिए कि ये एरिया उनके कंट्रोल में था। तो किस तरह से होगा मेरी नहीं समझ में आता। जहां तक सवाल इसका है, यहाँ के ऊपर बहुत सी चीजें हो सकती हैं। यूनाइटेड नेशन के भी फोर्स आ सकते हैं अगर वो चाहें, या अरब फोर्सेस
अंडर यूनाइटेड नेशंस आ सकते हैं, या कुछ इंटरनेशनल फोर्स जिसमें यूरोप, अमेरिका, अरब सब मिलके भी गार्ड कर सकते हैं इसको अगर वो चाहें। तो बहुत से ऑल्टरनेटिव है, मगर मसला इस बात का है कि इजराइल जो चाहता है वो चाहता है उसकी मिलिट्री प्रेजेंट गाजा में बनी रहे द डे आफ्टर। पर इजराइल के जो लोग हैं उनमें भी बहुत नाराज़गी है अब नेतन्याहू को लेकर, बल्कि नेतन्याहू पर ये इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि नेतन्याहू चाहते ही नहीं कि यहाँ पे कोई पीस डील हो, क्योंकि वो अपनी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने में इंटरेस्टेड हैं, या फिर वो सिर्फ इस फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर कब्ज़ा पाने में इंटरेस्टेड हैं, बंधकों की रिहाई में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुश्ताक हुसैन साहब, जिस तरह से अभी हाल के दिनों में 6 लाशें मिली वहाँ बंधकों की, उसके बाद से सड़कों पर इजराइल के शहरों में बहुत नाराज़गी दिखती है और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त है इस वक्त माहौल। ऐसे में अब ये जो बात अटक रही है, इसमें क्या बीच का रास्ता हो सकता है? क्या नेतन्याहू पीछे हटेंगे? इजिप्ट ने तो पहले ही इसे रिजेक्ट कर दिया है, हमास ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है कि इस पर पूरा कंट्रोल रहे इजराइल का। तो अब क्या इस पे ऑप्शंस या सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जब से ये जंग शुरू हुई है, उसके कुछ वक़्त बाद से ही सीज़ फायर को अचीव करने के लिए बातचीत स्टार्ट हो गई थी। और हमने जितना देखा है पिछले 10 महीनों में कि ये जो बातचीत हो रही है, इसमें हर कुछ-कुछ वक़्त के बाद, कुछ हफ्तों के बाद ऐसा लगता है कि एक नई कंडीशन ऐड हो गई, जी। जिसका सीधा-सीधा 2 मतलब निकल सकते हैं। एक, नेतन्याहू सरकार को नहीं लगता है कि डोमेस्टिकली उनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नुकसान होगा। बिल्कुल सही बात है कि पिछले शनिवार और रविवार को जो प्रोटेस्ट हुए उसमें तकरीबन 7 लाख लोग इज़राइल के सड़कों पे उतरे हैं। लेकिन इज़राइल का जो इलेक्शन का सिस्टम है वो थोड़ा अलग है, वो भारत से अलग है। वहाँ पे एक लिस्ट सिस्टम होती है और पॉलिटिकल कैलकुलेशंस बहुत अलग तरीके से काम करती है। नेतन्याहू सरकार को ये पता है कि उनके गठबंधन में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके लिए गाजा के ऊपर इजराइल का मिलिट्री कंट्रोल बनाए रखना, जिससे आगे कोई खतरा ना हो अटैक का, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनको बिल्कुल नकार कर नेतन्याहू सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने जो बिल्कुल कट्टर समर्थक हैं, उनके ऊपर ध्यान दे रही है। दूसरा एक ये भी बात है कि नेतन्याहू सरकार थोड़ा-सा पुश करना चाह रहे हैं अमेरिका को। उन्हें पता है कि ये इलेक्शन का साल है, उन्हें पता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी थोड़ा-सा बैकफुट है। पहले जो बाइडेन की वजह से बैकफुट पे थे और अब कमला हैरिस के आने के बाद भी उतने ज़्यादा एग्रेसिवली वो एंटी इज़राइल स्टैंड नहीं ले पाएँगे। तो ऐसे में नेतन्याहू सरकार थोड़ा पुश करना चाह रहे हैं नए-नए कंडीशंस अटैच करके कि जितना हो सके सीज़ फायर से पहले ऐड कर सके। तो इस वक्त लगता है कि अभी वो बीच का रास्ता संभालेंगे। ओके, तो कमल आगा साहब, अमेरिका की इस वक्त अब क्या पोजीशन है? वो कमला हैरिस के नेतृत्व में भी डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ हिचकिचा रही है, इजराइल पर उतना दबाव नहीं बना पा रही, हालांकि उनके यहाँ भी चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा है और वो चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो, लेकिन नेतन्याहू पर वो दबाव नहीं बन पा रहा है और इसलिए शायद, हालांकि अमेरिका ये कहता रह रहा है कि यहाँ बात जो है वो पॉजिटिव हो रही है, सकारात्मक हो रही है, पर क्या कोई डेडलाइन, कोई टाइम पीरियड इसके लिए अब तय किया जा रहा है? ये जो निगोशिएशंस चल रही हैं, इसके जो मेन इश्यूज हैं संधि के, उसको लेकर क्या कोई टाइम पीरियड भी अमेरिका की तरफ से आया है? नहीं नगमा, ऐसा कोई टाइम पीरियड नजर नहीं आता। अगर अमेरिका चाहे तो मैं समझता हूँ कि 24 घंटे में सीज फायर हो जाएगा। इसलिए कि अगर सिर्फ वेपन सप्लाई और पैसे की सप्लाई बंद हो जाए अमेरिका से या पश्चिमी देशों से, तो बहुत मसला हल हो सकता है। उनके साथ 2 प्रॉब्लम है। एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी कमला हैरिस जिसकी रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्शन लड़ रही हैं, उनकी पार्टी में यंग वोटर जितना है वो चाहता है कि सीज फायर हो और कुछ मसला इसका निकले। दूसरी तरफ ये है कि वहाँ के ऊपर जो जूइश लॉबी है, बल्कि ज़ायनिस्ट लॉबी कहिए, वो बहुत स्ट्रांग है। डोनेशंस वगैरह बड़े जो मिलते हैं वो उनसे वो मुहैया कराते हैं, दोनों पार्टीज को कराते हैं, या फिर एक को ज़्यादा किसी को कम, और उसका इलेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है उनकी पार्टीज का। वोटर्स का भी बहुत सी जगह काफ़ी इम्पोर्टेंट जूइश वोटर्स भी हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे जो बाइडेन अप्लाई नहीं कर सकते। उनको लगता है कि अगर ऐसा होगा तो फिर जूइश लॉबी और जूइश प्रेशर और
वो बढ़ जाएगा उनकी कंट्री में। नेतन्याहू की कैलकुलेशन ये है कि किसी भी सूरत से इस जंग को जब तक इलेक्शन नहीं होता चलाते रहो, और अगर एक बार ट्रंप अगर इलेक्शन में आ जाते हैं जीत के, तो उनका ये है कि ट्रंप उनकी तरफ उनका रुझान जो होगा वो ज्यादा फ्रेंडली होगा, इससे कि वो वहाँ पे जो पार्टी है, वहाँ पे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो काफी प्रो इजराइल उनको नजर आते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या मिलिटेंट हैं, या उसके अलावा बहुत से और जो समर्थक हैं ग्रुप्स रिपब्लिकन पार्टी में, उनका रुझान इजराइल की तरफ ज्यादा आता है। और हमने देखा भी पिछली दफे ट्रंप जब इलेक्शन जीते थे तो कितनी कंसेशंस उन्होंने इजराइल को, नेतन्याहू को दी। अब देखना ये है कि क्या ये जंग उस समय तक चलेगी, इससे कि इजराइल की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, नंबर 1। नंबर 2, जनता का विरोध बढ़ता चला जा रहा है, अप्रोच बहुत है जनता में, इसीलिए जनता को ये लगता है कि ये जंग तो खत्म होएगी नहीं। इजरायली आर्मी भी बार बार कह रही है कि बहुत मुश्किल है, ये आसानी से नहीं खत्म हो सकती। इजरायली नेतन्याहू चाहते थे कि ईरान की लपेट में आ जाए, जंग का विस्तार हो, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि इजरायली आर्मी नहीं तैयार है इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए जंग चौतरफा होगी, और उससे उनका मानना ये है कि रेगुलर आर्मी से तो लड़ना आसान होता है, मगर ये मिलिटेंट हमास और हिजबुल्ला और हुती हैं, इनसे बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसा आप बता रहे हैं कि वहाँ पे नेतन्याहू के खिलाफ भी बहुत है आवाज़, लेकिन मुश्ताक साहब ये भी कह रहे थे कि शायद इतना नहीं है कि डोमेस्टिकली उन्हें बहुत नुकसान हो और वो अपनी कुर्सी के लिए ही इसे अभी भी सीज़ फायर डील नहीं कर रहे। अमेरिका में क्या होगा उस पर भी बहुत निर्भर करेगा अमेरिकी चुनाव में, कि यहाँ पे क्या पोजीशन अमेरिका लेता है और क्या कोई सख्त पोजीशन अमेरिका ले पाता है। फ़िलहाल ये फ़िलाडेल्फी कॉरिडोर को लेकर मामला अटका हुआ है। नेतन्याहू ने एक नई शर्त डाल दी है सीज़ फायर डील में, जो हमास को मंजूर नहीं है, जो इजिप्ट को मंजूर नहीं है, और बात जो है यहीं पर अटकी हुई है। शुक्रिया आपका मुश्ताक साहब और कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त एक ब्रेक लेंगे हम सच की पड़ताल में। ब्रेक के बाद ये देखेंगे जस्टिन ट्रूडो की सरकार आ गई है अल्पमत में, क्या है अब उनकी मुश्किल। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का संकट बड़ा हो गया है। जिस एनडीपी के सहयोग से उनकी सरकार चल रही थी, जिसका समर्थन उन्हें था, उस एनडीपी ने समर्थन वापस ले लिया है। ये वो दौर है जब ट्रूडो की लोकप्रियता कनाडा के अंदर और कनाडा के बाहर भी लगातार गिरी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार फिर से अल्पमत में आ गई है। बुधवार को अप्रत्याशित ढंग से न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने उनसे समर्थन वापस ले लिया। कनाडा की संसद में कुल 338 सीटें हैं, यानी बहुमत के लिए 170 सीटें चाहिए। 221 के चुनाव में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 160 सीटें मिली, यानी बहुमत से 10 सीटें कम। दूसरे नंबर पर कंजर्वेटिव पार्टी रही, जिसे 119 सीटें मिली थी। जगमीत सिंह की एनडीपी को 25 सीटें मिली। एनडीपी के समर्थन से ट्रूडो की सरकार चल रही थी। कायदे से कनाडा में अक्टूबर 2025 में चुनाव होने हैं, लेकिन अगर सरकार गिर जाती है और ये चुनाव जल्द हो जाते हैं तो ट्रूडो के लिए संकट होगा, क्योंकि लोकप्रियता के चार्ट में वो लगातार नीचे जा रहे हैं। अक्टूबर 2021 में वो 40% लोगों की पसंद थे और 55% की नापसंद, लेकिन जून 2024 में उनकी लोकप्रियता घटकर 28% रह गई, जबकि 67% लोग उन्हें खारिज कर रहे हैं। इत्तेफाक से ये वो दौर है जब कनाडा आतंकियों और अलगाववादियों को पनाह देने के लिए और अपनी ढीली वीजा नीति के लिए बदनाम हुआ है। खासकर सिख अलगाववादियों को वहां बड़ा मंच मिलता रहा है। हाल ही में ये बात भी सामने आई कि जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं वो इसके लिए कनाडा का वीजा लेते हैं और फिर अवैध तरीके से सरहद पार कर जाते हैं। इस दौर में कनाडा और भारत के संबंधों में कटुता भी आई है। बीच में दोनों देशों के बीच वीजा स्थगन का सिलसिला भी चला। हालांकि इसके बावजूद दोनों देशों की आपसी निर्भरता इतनी ज्यादा है कि दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। लेकिन इसी वजह से कनाडा में जो कुछ हो रहा है
वो भारत के लिए बेहद अहम है। भरोसा करना चाहिए कि जस्टिन ट्रूडो हो या कोई नई सरकार, वो ट्रूडो की नाकामियों से सबक लेगी और अलगाववादियों को बढ़ावा देने से बचेगी।